राज्यसभा में अच्छी चर्चा हो रही है, सुझाव आ रहे हैं, हम सब नोट कर रहे हैं। इसलिए इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा का जो विषय आपने अनुमति दी, उसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। अब मैं बाबा साहब का जो संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को जो कोर्ट जिसका जिक्र हमारे सुरजेवाला जी कर रहे थे, मैं भी करना चाह रहा हूं। ऑन द 26th January 1950, I quote, on the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have a equality, and in social and economic life, we will have a inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, one value. Or in social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue? ये बाबा साहब ये संविधान सभा में कह रहे थे। साहब इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? गांव में सर, मैं तो गांव ग्रामीण आदमी, गांव से आता हूं। एक आदमी का घर कच्चा और एक का पक्का, इनको दिख नहीं रहा था। एक के घर में शौचालय, एक के घर में शौचालय नहीं, इनको नहीं दिखा था सर। एक गांव में लाइट, दूसरे गांव में लाइट नहीं, इनको नहीं दिखा था सर। एक आदमी इलाज करा रहा है, दूसरा आदमी इलाज के लिए तरस रहा है, इनको नहीं दिखा था। एक के घर में नल से जल और एक बहुत दूर से पानी ला रहा है, इनको नहीं दिखा था। ये किस मुंह से बाबा साहब की बात कर रहे हैं? मेरे को मैं कह रहा हूं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसी बात ये इनके मुंह से निकल रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म का विषय है, ये अब विषय नहीं है। जैसे तारकुटे कमेटी बनी 1974 में बन गई थी और उसमें कहा कि इसके दौरान चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट से संबंधित सुझाव दिए। इन्होंने सुझाव दिए, ये इन्होंने शायद की फाइलें पढ़ी नहीं दिखती है। पहला इन्होंने एक अमेंडमेंट किया 1991 में। ये तारकुंडे कमेटी कह रहा है कि अपॉइंटमेंट की चीजें भी डाल दो आप, क्योंकि इनको तो जो नेहरू गांधी परिवार से संबंधित कोई अच्छा वो IAS अफसर होगा, उसको चुनाव आयुक्त बनाना था। तो अपॉइंटमेंट की बात इन्होंने उसमें डाली रही। 1991 में अमेंडमेंट तो किया, लेकिन उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी अवधि क्या होगी, ये तो सब डाल दिया। रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधा मिली, अपॉइंटमेंट क्या होगा, ये डाला ही नहीं। इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बरनवाल साहब तो लेके गए कि भाई इसमें लिखा हुआ है संविधान में कि पार्लियामेंट इसके लिए अपॉइंटमेंट से संबंधित कानून बनाए, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो स्टॉप गेट अरेंजमेंट था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाए तब तक ये समिति काम करेगी। तो संसद में अब कानून बन गया, तो हम तो संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं ना। आप संविधान के विरोध में बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने नवीन चावला साहब का अपॉइंटमेंट कैसे किया बताएंगे क्या? गोपाल स्वामी उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने लिखित में दिया राइटिंग में कि नवीन चावला ठीक आदमी नहीं है, लेकिन आपने तो उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। गिल साहब आयुक्तों की चर्चा नहीं करें तो ठीक है, लेकिन इन्होंने करी, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। MS गिल साहब को इनके आदमी थे, इन्होंने कैसे नियुक्त किया उनको, और उसके बाद इसी हाउस में मेंबर रहे, इसी हाउस में मेंबर रहे, चुनाव आयुक्त और इन्होंने मंत्री बनाया। हम ये कह रहे हैं, प्लीज टेक यू सीट, प्लीज। आप करो तो ठीक, दैट विल टेक केयर। आप करो तो ठीक, हम करें तो गलत। ये कैसा विरोधाभास है सर, इसमें तो आपको रूलिंग देनी पड़ेगी। अब आप देखिए, आप गोस्वामी कमेटी आई, इलेक्शन रिफॉर्म पे ही थी साहब। इन्होंने क्या किया साहब, ये मैं इनका जिक्र इस 1974 के तारकुंडे कमेटी का कर रहा हूं, और 90 गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म पे आई। उसके बाद वोरा कमेटी आई 90 में सर, वोरा कमेटी जिसने कहा कि एक जाल बुना हुआ है इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, वोटर लिस्ट में मतदाता अपराधी लोग भी आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब उन्होंने वोरा कमेटी ने इन्होंने क्या किया सर? इन्होंने उसमें कोई काम ही नहीं किया। हमें कह रहे हैं, ये तो इसी के समय आई थी, इन सब रिपोर्टें। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये भी इनके समय आई, और उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, और उसके बाद जब 2014 में मोदी जी आए
तो ये सुधारों का कालखंड, चुनाव के सुधारों का कालखंड शुरू हुआ। आप देखिए, विधि आयोग की 244वीं और 255वीं रिपोर्ट ने आपराधिक उम्मीदवारों पर कड़े प्रावधान, झूठे हल्फनामों पर अयोग्यता और चुनाव खर्च में पारदर्शिता की सिफारिशें दी। वो हमारे पीरियड में लागू हुई है सर। ये फॉर्म 26 देख लो आप, क्या है सर, चुनाव सुधार से संबंधित ही है और मोदी जी के कालखंड में ही है। फॉर्म 26 में लगातार संशोधन करके उम्मीदवारों की आय के स्रोत, सोशल मीडिया पर विवरण, कर रिटर्न और ऑफशोर संपत्ति का खुलासा अनिवार्य किया गया। किसने किया सर? मोदी जी ने किया। 2019 में वीवीपैट, जिसका जिक्र आया बार बार, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को ईवीएम के साथ लागू किया। यह भी सुधार इसी पीरियड में हुआ। 106वां 106 संविधान संशोधन 2023 सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की आधी आबादी महिलाओं को समान अधिकार देने के प्रयास और उनकी समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी संसद में पास किया। 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की, यह भी इलेक्शन रिफॉर्म है। और वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी। अब इसको वन नेशन वन इलेक्शन का भी ये विरोध कर रहे हैं। 52 में चुनाव लोकसभा राज्य विधानसभा का एक साथ, 57 का चुनाव लोकसभा विधानसभाओं का एक साथ, 62 का चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ, 67 का चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ। तब तो ठीक था, और हम करें तो गलत है। तो आप करो तो ठीक और हम करें तो खराब। सर ये कैसा विरोधाभास है सर? आपको थोड़ा इस पे रूलिंग देनी पड़ेगी सर। संविधान संशोधन बिल संसद, हाँ रूलिंग तो देनी आपको हम कुछ तो चीजें हम बताएंगे आपको। अब ये और देखिए, आप देखिए 1900 एसआईआर पे 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब एसआईआर हुआ। पहला तो 52 में ही हो गया था सर। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री तो 57, फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 61 में, फिर तीसरा, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, तब एसआईआर हुआ 65 और 66 में। फिर इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब 83-84 में एसआईआर हुआ। फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे 87 और 89 में एसआईआर हुआ। फिर पीवी नरसिंह राव थे 92-95 में, तभी एसआईआर हुआ। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी थे, तब भी साहब एसआईआर हुआ 2002 और 4 में। तो एसआईआर होता रहा है। ये करे तो ठीक और मोदी जी करे तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? ये तो आपको इसकी रूलिंग तो आपको देनी पड़ेगी सर। अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का आदेश दिया, जिसकी शुरुआत बिहार राज्य से हुई। मैं सभापति महोदय कह रहा हूं कि इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का आदेश दिया, जिसकी शुरुआत बिहार राज्य से हुई, जहां विधानसभा चुनाव उस समय प्रस्तावित थे। दूसरे चरण में 27 अक्टूबर 2025 को जारी निर्देशों के माध्यम से चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर कराने का निर्धारण किया है, जिसमें शामिल है छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सर। ये बहस करते समय कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला। मेरे पास, मैं तो आपको ऑथेंटिक करके दे दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको वैधानिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, फिर भी आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। अब मैं एक वोट चोरी का विषय आया सर, मैं बाबा साहब का जिक्र आया, इसलिए बाबा साहब का केस से ही आपको मैं बताना चाहूंगा वोट चोरी होती क्या है। सर 1951 में बाबा साहब ने आम चुनाव लड़ा बॉम्बई नॉर्थ से। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में बाबा साहब मात्र 14,561, आई रिपीट सर, 14,561
बाबा साहब 14,561 वोटों से हारे, लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना के चलते हुए 74,333 वोट इन्होंने खारिज करवा दिए और दलित समाज की भावनाओं को आहत किया। पूरा दलित समाज चिंतित हुआ। 51-52 के चुनाव में बाबा साहब हार गए, बाबा साहब चुनाव हार गए, पूरा दलित समाज आहत हुआ साहब। हाँ हरा, मैं आगे कह रहा हूं, वो दलित समाज ऐसा सोचा हार गए। तो बाबा साहब ने क्या किया? नहीं, बाबा साहब ने क्या किया? आने बाबा साहब ने आगे क्या किया? प्लीज आठवले जी, रेड्डी साहब, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। बाबा साहब ने आगे क्या किया? मैं डेट दे रहा हूं सर। 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 18 पन्नों की एक याचिका दायर की। अब कैसे नाम ले रहे हैं? याचिका। सोचिए, उन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब ने। उसी संविधान निर्माता को कांग्रेस और एक परिवार ने चुनाव में धांधली करके हरवा दिया। यह चुनाव भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। आगे तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन जब बाबा साहब ने चुनाव आयोग में 18 पन्नों का एक रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं लेके आया हूं सर, 18 पेज का है, जिसमें उन्होंने कहा मेरे चुनाव में धांधली हुई है। संविधान निर्माता कह रहा है चुनाव आयोग को, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। ये हमारे को क्या कह रहे हैं, हमारे को क्या सिखा रहे हैं? ये संविधान निर्माता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर चुनाव आयोग को अर्जी देते हैं, ज्ञापन देते हैं कि मेरी ये रिप्रेजेंटेशन है, उनको सुनिए। ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और उल्टा कोई निर्देश देते हैं कोई कार्रवाई नहीं करना। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? अब दूसरा चुनाव 71 राजनारायण जी को आप भी जानते हो सर, रायबरेली में हुआ। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस की घटना वोट चोरी का सबसे घिनौना कृत्य है और हाईकोर्ट ने भी माना कि इन्होंने भ्रष्टाचार, दुराचरण करके और चुनाव जीता। और फिर हमें कह रहे हैं कि वोट चोरी का विषय, ये तो डॉक्यूमेंटेड है साहब। और तीसरा साहब, सोनिया गांधी जी जिन्होंने भारत की नागरिकता 1983 में ग्रहण की और वोटर लिस्ट में नाम पहली बार 1980 में ही आ गया सर। नागरिकता तो बाद में ग्रहण की और वोटर लिस्ट में नाम आ गया 1980 में। माननीय मेघवाल जी, अभी किसी कोर्ट ने सोनिया गांधी जी को इस पर नोटिस भी जारी किया। मेघवाल जी, तो इसलिए मुझे एक हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हैं आप, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है, हमारे क्षेत्र में ऑर्डर है आपका, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है माननीय प्रमोद जी। हाँ बोलिए। रूल नंबर 238